नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, इसमें कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि नए पैटर्न के अनुसार रहेंगे और इन 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे पहले हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की आरबीएससी की जितनी भी बुकें थी विज्ञान की, उन सभी के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और उनकी पीडीएफ जो है 10th क्लास और 9th क्लास की नहीं मिली है, वो आज मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। 91 से लेकर 120 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में उत्तरदायी अम्ल कौन सा है। दूध से जब दही बनता है तो उत्तरदायी अम्ल कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा रहेगा साथियों? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 92 देखिएगा, निम्न में से किसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है? लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक या कागज। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। जैव निम्नीकरण किसका नहीं होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक का जैव निम्नीकरण नहीं होता है। अगला देखिएगा, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? जो विद्युत घंटी है साथियों, वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है साथियों? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। तो साथियों यह है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण भौतिक परिवर्तन का है? फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, उसका जो कौन सा गुण है, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 94 का राइट आंसर क्या रहेगा? ये उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, ईमेल के जन्मदाता कौन है? क्योंकि कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट अपने सिलेबस में है। तो साथियों ईमेल के जो जन्मदाता है वो कौन है, आपको ये बताना है साथियों। 95 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा रे टॉमलिंगसन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी? जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी साथियों? ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 96 में। तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डार्विन ने जैव विकासवाद की अवधारणा दी है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस युक्ति से होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस युक्ति से होता है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने है। 97 नंबर आपके सामने है साथियों। राइट आंसर आपको क्लिक करना है। तो 97 का राइट आंसर रहेगा ताप विद्युत पुंज। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, यदि 2 समतल दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जब 2 समतल दर्पणों को समांतर रखा जाता है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए साथियों। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अनंत। ऑप्शन नंबर 4 अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? बल पर, विस्थापन पर, दोनों पर या दोनों में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों जो कार्य है वो कार्य होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो दोनों पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा 99 का तीसरा ऑप्शन। अगला है, सोनार नामक यंत्र में काम आने वाली ध्वनि तरंगें कौन सी है? सोनार आपने सुना होगा साथियों। सोनार जो है उसमें काम आने वाली ध्वनि तरंगें कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? वह होती है आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। पराश्रव्य ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ध्यान रखना है, एक होती है अपश्रव्य। अपश्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है साथियों, ठीक है। एक होती है श्रव्य, और श्रव्य की परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है साथियों। और एक होती है पराश्रव्य, और पराश्रव्य की होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति, ठीक है साथियों। राइट आंसर पराश्रव्य तीसरा ऑप्शन। अगला है, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, अरुण, बृहस्पति या शुक्र। साथियों राइट आंसर रहेगा शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, कोई तत्व हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? यदि कोई तत्व हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी साथियों? 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला देखिए, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है? किसी तत्व का वह सबसे सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये ध्यान रखें, वो क्या कहलाएगा साथियों? तो वह कहलाएगा अणु साथियों, अणु, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के नाम बताना है आपको। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम क्या है साथियों? राइट आंसर रहेगा जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घन किरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, कंप्यूटरों को जाल कर्मित कराना, कंप्यूटरों को जाल कर्मित नेटवर्किंग कराना क्यों आवश्यक है साथियों? इससे क्या होता है साथियों? तो 106 का राइट आंसर बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4, खतरे के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ती है और सूचना अधिगम की संभावना को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 107 देखिए, उष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कणों के बिना ही उष्मा का स्थानांतरण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उष्मा संचरण की कौन सी विधि जिसमें माध्यम के कणों के बिना ही उष्मा का स्थानांतरण होता है? तो साथियों वह होती है विकिरण विधि। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नौसादर व तेल को किस विधि से पृथक करते हैं? पृथक्करण की विधि आपने पढ़ी होगी। नौसादर और तेल को किस विधि से अलग किया जाता है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक करेंगे तो ही ये डेली टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों चालू रहेगी। अब हम विज्ञान की शाम को जो है लगभग 7 बजे के करीब ये टेस्ट सीरीज अब रोजाना लेके आने वाले हैं। तो समूह के पानी में घुले हुए नमक को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? समूह के पानी में घुले हुए नमक को किस प्रकार करेंगे? वाष्पीकरण द्वारा अलग करेंगे साथियों। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। क्यों? कि इससे क्या होगा साथियों? इससे क्या होगा साथियों? छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ते हैं। सही बात है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आंख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है। यह उदाहरण सह संबंध स्थापित करता है किसमें साथियों? ये उदाहरण किसमें सह संबंध स्थापित करता है साथियों? ये करता है जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सह संबंध स्थापित। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 113 देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है साथियों? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार साथियों क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है? 114 नंबर। कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है? तो राइट आंसर रहेगा कार्य करने की सामर्थ्य ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ACDE। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है साथियों? ये बताना है। ध्यान रखना है, जल में 2 ही घुलनशील विटामिन है, एक तो है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो धातु है वह मिश्र धातु है, किन किन से मिलकर बनी हुई होती है ये बताना आपको 116 में। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन का मिश्रण है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 116 का। 117 देखिए, शुद्रांत के दीर्घ रोम यानी रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है साथियों। इनमें दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनने वाले कथन कौन से हैं? तो 117 का राइट आंसर रहेगा B, C और D। B, C और
डी, बी सी डी ये सही है 3 ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है जलीय तथा कीट भक्षी पौधा कौन सा है? जलीय तथा कीट भक्षी पौधा कौन सा है साथियों? 118 का राइट आंसर क्या रहेगा, जिसे कीटाहारी पादप भी कह सकते हैं? ये रहेगा यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर 1। ये पिछली रीट में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भोजन में लोहे तत्व की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में लोहे तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका एनीमिया रोग है, भोजन में लोहे तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, आमाशय, थायराइड या लार ग्रंथि। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? यकृत ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखिए साथियों, ये थे 30 प्रश्न। 30 में से आज आपके कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। हमने शिक्षण विधियों के कम क्वेश्चन रखे हैं, हमारा पर्पज है साइंस के जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन है हो सके ले। आपकी क्या राय है इस मॉडल पेपर के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।